हाय, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो हम लोग पिछली क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे अपने लाइट चैप्टर को, तो आज भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछली हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा था तो उससे एक बार रिकैप कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था लाइट क्या है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें क्या देती है, सेंसेशन ऑफ विजन। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि लाइट इटसेल्फ में विजिबल होती है नहीं। इस चीज़ को हम लोग कन्फ्यूजन क्लियर किया। तो हमने ये समझा कि लाइट खुद में विजिबल नहीं होती। अगर विजिबल होती लाइट खुद में तो हमारा जो यूनिवर्स है ना वो ब्लैक ना होता। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि लाइट किस प्रकार की वेव है, क्योंकि लाइट दो नेचर शो करती है ना। पहला नेचर पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर हमने क्या समझा कि लाइट कुछ हमारे पास पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में? पार्टिकल्स फॉर्म में। इन पार्टिकल्स को हमने क्या बोला था? पहली बार में क्या बोला था, याद करो। पहली बार में हमने क्या बोला था? इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स, क्योंकि ये पार्टिकल किस चीज से मिलकर बने होते हैं? फोटॉन से। और अपने समझने के लिए हमने इन्हें क्या मान लिया था कि फोटॉन्स इज इक्विवेलेंट टू बॉल। भाई बॉल वाला केस हमने समझा था ना कि जैसे हम लोग बॉल को एक फेंक के मारते तो वापस फिर आती है ना हमारे पास टकरा के, तो सेम केस फोटोन के साथ होता है। और दूसरी चीज हमने समझी थी कि लाइट कैसा नेचर शो करती है? एक वेव नेचर। पहला नेचर पार्टिकल, दूसरा नेचर वेव। तो लाइट किस प्रकार की वेव है? तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल। कैसी वेव? नॉन मैकेनिकल। कैसी वेव? नॉन मैकेनिकल। और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब भैया, ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब जो परपेंडिकुलरली चलती है, जैसे यहां से कुछ ऐसी ट्रांसफर वेव कुछ इस फॉर्म, मतलब वो परपेंडिकुलरली चलती है। जैसे एक बतख तैरती है ना तो कुछ पानी इस प्रकार मूव करता है, तो सेम नेचर इस लाइट के साथ भी है। अब तो लाइट कौन कौन से नेचर शो करती है? पहला पार्टिकल, दूसरा वेव। पार्टिकल्स में लाइट कुछ फोटॉन्स के फॉर्म में चलती है और वेव नेचर में कुछ लाइट नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में चलती है। अब हमने समझे कि न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी क्या थी। न्यूटन सर ने एक थ्योरी दी, उसमें उन्होंने बताया कि जो लाइट है ना, लाइट है वो कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और उन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया? फोटॉन, जिनका साइज कितना होता है? 10⁻⁻20 मीटर। और क्या बताया उन्होंने कि जब कई सारी लाइट्स में, जब कई सारे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मींस फोटॉन्स, फोटॉन मींस बॉल्स। तो अपने समझने के लिए हम लोग बॉल मान लेते हैं, बाकी ओरिजिनली देखो यार फोटॉन ही है ना। तो कुछ अगर हम फोटॉन की बात करें, जब कई सारे फोटॉन्स, ध्यान देना, जब कई सारे फोटॉन एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं भैया? जब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो वो लोग जब सिंगल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो क्या बनाते हैं मिलकर? याद करो, याद करो, क्या आ जाते हैं जब सिंगल स्ट्रेट लाइन में सारे बॉल्स बोल दे या फिर फोटॉन्स बोल दे, तो क्या मिलकर बनाते हैं? रे। क्या बनाते हैं? रे। और जब यही कई सारी रेज, क्या, जब ये कई सारी रेज एक सिंगल, सॉरी, जब ये कई सारी रेज मिलकर क्या बनाती हैं? बीम। क्या बनाती हैं? बीम। तो जब कई सारी रे मिल जाएंगी, वो मिलकर क्या बना देंगी? एक बीम। जो टॉर्च की लाइट होती है, जो बीम होती है, जैसे टॉर्च की लाइट में देखे तो उसमें भी एक पाथ वे में दिखता है। जैसे अंधेरे में मारा तो कुछ पाथ टाइम में दिखता है ना, तो कुछ उसे हम लोग बोल देते हैं क्या? बीम। और दूसरी बात, न्यूटन सर ने क्या, आइंस्टीन सर ने क्या दी थी? एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी, जिसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वेव में हाइगेंस सर ने एक थ्योरी दी थी, जो उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो वेव होती है सेम, बस ऐसे ही करके कुछ बोल दिया था, तो उसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसे ना पढ़ के हम आगे कंटिन्यू करें। तो लाइट के हमने कुछ नेचर देखे थे। जैसे लाइट का पहला नेचर था कि लाइट इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखे। तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब जैसे ही लाइट किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिरती है तो अपने पाथ को क्या करती है? रिट्रेस। क्या करती है? रिट्रेस। मतलब जहां से आई है वहीं पे वापस चली जाती है। दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे एक लाइट रे ऐसे जा रही है, दूसरी रे भी ऐसे जा रही है, तीसरी भी ऐसे जा रही है। ध्यान देना, ये रे ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो रे नंबर ए है ना, कौन सी रे? ये जो रे ए है, इस रे को ना ही सी से मतलब है और ना ही बी से। ये जो रे ए है, ना ही इसे बी से मतलब और ना ही सी से। और जो रे सी है, उसे ना बी से मतलब ना ही ए से। ठीक। तीसरी चीज, लाइट क्या शो करती है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट क्या शो करती है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या शो करती है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। उसका मतलब कि लाइट हमेशा कैसी चलती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसी चलती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसी चलती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। दैट मीन्स कि लाइट क्या लगाए हुए? ब्लाइंडर्स। क्या लगाए हुए? ब्लाइंडर्स। और चौथा नेचर क्या देखा था हमने इसे? कि लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन।
दैट मीन्स कि अगर हम किसी चीज को बार बार ब्लिंकिंग करके देख रहे हैं तो वो इमेज हमारे रेटिना पे सिर्फ 1/16 सेकंड के लिए ही बनती है। कितने सेकंड के लिए? 1/16 सेकंड के लिए। कुछ हमने समझा था फिनोमेना ऑफ लाइट के बारे में। फिनोमेना ऑफ लाइट मतलब कि जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मान लिया इस सन से, भाई एक ही लाइट का दाता है ना, कौन? सन। जब इस सन से लाइट आती है, किसी भी सरफेस पे टकराती है, कहां पे टकराती है भैया? सरफेस पे। कहां पे? सरफेस में। जब भी लाइट सन से आके या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से आके इस सरफेस में टकराती है तो उस जो रे इस सरफेस में टकराती है, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लिया इस मार्कर से लाइट आई, इस ट्यूबलाइट से लाइट आई, फोन से लाइट आई, टॉर्च से लाइट आई, और वो किसी भी जाके सरफेस पे टकराती है, जो रे सरफेस पे टकराती है, क्या टकराती है? जो रे सरफेस पे टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। रिप्रेजेंट किससे किया? आई आर से। और टकराने के बाद जो रे वापस जाती है उसे हमने क्या बोल दिया? रिफ्लेक्टेड रे, यानी आर आर। और बीच में हम लोग क्या ड्रा करते हैं? नॉर्मल, जो कितने एंगल पे होता है? 90 डिग्री। अब ये वापस कैसे गई? हमने क्या बोला था कि रे को हम लोग क्या मान लेंगे? एक फोटॉन्स की एक सिंगल लाइन है। अब फोटॉन्स को क्या माना? बॉल। जब बॉल किसी दीवार पे फेंक के मारी जाएगी तो वापस आएगी ना, उसका नेचर है आने का वापस। तो सेम चीज में जब समझो ये बॉल है, बॉल यहां पे जाके टकराई तो कहीं ना कहीं वापस जाएगी फिर। तो जब वापस जो रे टकरा के वापस जा रही इन द सेम मीडियम, ध्यान देना, जब लाइट रे किसी भी सरफेस पे टकरा के सेम मीडियम में वापस जाती है तो उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। जो रे टकरा रही है वो इंसिडेंट रे, जो टकराने के बाद वापस जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसे क्या बोला? नॉर्मल। और ये कितने एंगल पे गिरता सरफेस में? 90 डिग्री पे। और हमने क्या देखा था कि जो ये इंसिडेंट रे होता है ये नॉर्मल के साथ, ध्यान देना, जब भी हम लोग, जैसे एक सरफेस है ये एक सरफेस लिया और यहां पे एक रे आ रही है, बीच में ड्रॉ किया नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे, भाई टकराने के बाद वापस भी जा रही है, तो ये आई आर हो गया, ये आर आर हो गया। बीच में क्या हो गया? नॉर्मल, जो कितना एंगल पे? 90 डिग्री। तो ये जो आई आर और नॉर्मल, ध्यान देना, ये जो आई आर और नॉर्मल है ये आपस में मिलकर बनाते हैं कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे कौन सा एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ध्यान देना, ये जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है ये आपस में मिलकर कौन सा एंगल बनाते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ, सॉरी, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द नॉर्मल। अब आगे बढ़े तो आज की टॉपिक स्टार्ट करें। ये हो गए पिछली क्लास का रिकैप। एंड अगर हम आज की टॉपिक स्टार्ट करें तो आज की टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन समझ तो लिया कि जब लाइट रे किसी भी सरफेस पे जाके टकराएगी तो वो बाउंस बैक हो जाएगी इन द सेम मीडियम। अब इस रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉ होते हैं, यानी कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि ये जो ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा हो सकता है? ये सरफेस वाटर भी हो सकता है, कोई पॉलिश्ड सरफेस भी हो सकता है, कोई मेटल का सरफेस भी हो सकता है, कोई ओपेक सरफेस भी हो सकता है। तो ये जो सरफेस है नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, कौन सी रे? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। और ये जो क्या? रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस से इंसिडेंट और इंसिडेंस कुछ सिमिलर वर्ड है। तो इंसिडेंस एंगल नॉर्मल के साथ, रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके साथ? नॉर्मल के साथ। और सरफेस नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या होते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं? देखो, जैसे ये मान लो एक सरफेस है,
ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई और ये एंगल आर। अब ध्यान दो, ये सारी चीजें एक बोर्ड में ही है ना भाई। इमेजिन करें कि ये सारी चीजें बोर्ड में ही, जैसे एक सरफेस है तो इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, नॉर्मल बीच में ट्राई किया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस सरफेस में है। तो ये लोग कैसे होते हैं? कोप्लैनर। ये सारी चीजें कैसे होती हैं? कोप्लैनर। ये सारी चीजें कैसे होती हैं? कोप्लैनर। यानी पहला लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि जो सरफेस है, सरफेस कैसा हो सकता है? वाटर हो सकती है और पॉलिश हो सकता है, मेटल हो सकता है, ओपेक सरफेस भी हो सकता है। तो ये जो सरफेस है नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जितनी भी सारी चीजें रिफ्लेक्शन के दौरान हो रही हैं वो सारी चीजें कैसी होंगी? सेम प्लेन में होंगी, मतलब वो क्या होंगी? को प्लेनर होंगी। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कैसे होंगे? बराबर। कैसे होंगे? बराबर। किसी भी केस में कैसा भी सरफेस हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ क्या है? रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा कैसे होंगे? बराबर। कैसे होंगे? बराबर। कैसे होंगे? बराबर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो हुए। पहला कि सरफेस नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और वगैरह वगैरह सारी चीजें कोप्लेनर होंगी, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इन दो चीजों को समझें तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के हुए? दो। पहला रेगुलर, दूसरा डिफ्यूज्ड। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन मींस कि जब सरफेस उबड़ खाबड़ ना हो, यानी एक स्ट्रेट सरफेस हो, यानी उसमें कहीं भी मतलब सरफेस जो एकदम स्ट्रेट हो, पॉलिश, मतलब अच्छा सरफेस हो, चिकना सरफेस हो, साफ साफ बोल दे तो चिकना सरफेस हो, खुरदुरा जैसा ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी उसमें क्या होगा? रे आएगी और सीधे से वापस चली जाएगी। भाई कोई चीज खराब नहीं तो आदमी आएगा सीधे से बातचीत करके वापस निकल जाएगा। तो ये क्या है? एकदम सीधा सरफेस है, इससे किसी चीज से मतलब नहीं है। इसमें भी क्या होगा? एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि किसी भी केस में कैसा भी सरफेस, उससे हमें मतलब नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कैसे होंगे? बराबर। दूसरा हमारे पास सरफेस आता है, वो कौन सरफेस? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। यानी सरफेस कैसा होगा? स्पेकुलर सरफेस होगा। कैसा सरफेस? स्पेकुलर। इस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस में हो रहा है, ये कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस। जो रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस में हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे होता है? स्मूथ सरफेस में। कहां पे होता है? स्मूथ सरफेस में। और हमारे पास दूसरे प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, कौन सा रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये किस सरफेस में होता है? स्पेकुलर सरफेस। अब ये स्पेकुलर सरफेस का मतलब क्या है? देखो, जैसे एक सरफेस है, मान लो कुछ इस प्रकार का है, भाई ये तो चिकना सरफेस था, एक स्ट्रेट सीधा सरफेस था। ये सीधा नहीं है, ये कुछ टेढ़ा इंसान है। तो ये सरफेस कैसा है? टेढ़ा। अब टेढ़ा इंसान है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी रही होती है, तो ये क्या करता है? ये सरफेस कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कैसे होंगे? बराबर। अब इस केस में होगा कि यहां पे रे आएगी जरूर, हम लोग क्या ड्रा करेंगे बीच में? नॉर्मल। अब नॉर्मल इतना है एंगल आई, तो एंगल आर भी कितना होगा? इतना ही होगा। कैसा भी सरफेस हो उससे हमें मतलब नहीं है, एंगल आई और एंगल आर हमेशा कैसे होंगे? बराबर। अब कुछ लोग सोचेंगे जैसे ये रे यहाँ पे आई, ऐसे गिर गई, नॉर्मल कुछ ऐसे बना, तो कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसे होगा रिफ्लेक्शन ना। एंगल आई और एंगल आर हर केस में इक्वल होंगे, कैसा भी सरफेस हो उसे मतलब नहीं है। तो नॉर्मल कुछ ऐसा ड्रॉ किया। अब देखना, ये इतना आ रहा है एंगल आई, तो एंगल आर भी कुछ इतना ही होगा, मतलब ये रिफ्लेक्शन कैसे होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो इस केस में क्या हुआ?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, किसकी वजह से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से इंसिडेंट रे आई यहां पे और रिफ्लेक्ट होकर यहां पे चली गई। अब कुछ लोग कहेंगे ये बोले गलत है, गलत नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम लोग क्या समझेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन। क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें तो हमारे पास कुछ दो स्पेशल केस आते हैं। पहला केस ये आता है कि जब भी इन नॉर्मल पे ही, जैसे कोई ये सरफेस है एक और ये पहला केस है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये भी कुछ एक्स्ट्रा ही है, जिससे पढ़ना हो अच्छी बात है, ना पढ़ना और भी अच्छी बात। तो जैसे एक सरफेस है, ये एक नॉर्मल है। अब क्या है, जब लाइट इस नॉर्मल पे ही गिर जाए, नॉर्मल पे ही गिर जाए, अब ध्यान देना, ये क्या है? अपना नॉर्मल। अब ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में ये चीज सोचना कि ये एक सरफेस है और ये नॉर्मल कितने पे है? 90 डिग्री में। अब ध्यान देना, जैसे मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देना, जैसे मान बताना कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये यहां पे गिर रहा है और सेम पोजीशन से वापस हो रहा है, सेम पोजीशन से वापस हो रहा है। कोई चीज ऐसे गिर रही है और ऐसे ही वापस जा रही, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा? उसके बीच का एंगल कितना होगा? सोचो सोचो। मान लिया ये एक यहां पे लाइट गिर रही है और सेम ऐसे ही वापस चली जा रही, तो कहीं ना कहीं ये एंगल कितना कितना होगा? 0 डिग्री? नहीं, 0 डिग्री होगा। जब भी लाइट नॉर्मल पे गिरती है, आके सीधा नॉर्मल पे, ऐसे ऐसे ना भग के सीधा नॉर्मल पे गिर रही है और सेम पाथ पे वापस चली जा रही, यानी लाइट ऐसे गिरी और ऐसे ही वापस चली गई, तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री ना भाई, कहीं मुड़ी ही नहीं, बेंड नहीं हुई, तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस केस में कितना होगा? 0 डिग्री। तो मतलब जब भी लाइट नॉर्मल पे गिरती है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, शायद आ सकता है, तो जब भी लाइट नॉर्मल पे गिरती है तो उसका एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। दोनों एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि हर केस में दोनों चीज इक्वल होती हैं। अब दूसरा केस समझें, ये एक सरफेस लिया, ये एक नॉर्मल ड्रा की। अब इसमें क्या होगा, जब भी लाइट सरफेस पे ही गिर जाए, कहां पे गिर जाए? सरफेस पे ही। ये एक सरफेस है, जब भी लाइट इसी पे गिर जाए, अब ना यहां पे गिरी ना ही लाइट ऐसे आई, अब क्या हुआ सीधे केस में? सरफेस में गिरे। लो भैया, अब क्या करें? सरफेस में गिर गई तो करना कुछ नहीं है। ये एंगल कितना था? 90 डिग्री। दैट मीन्स कि एंगल जब नॉर्मल पे गिर रहा तो कितना एंगल बना रहा था? 0 डिग्री। तो इस केस में कितना बनाएगा? 90 डिग्री। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रही। ये सरफेस पे हमने ऐसे, मान लो ये सरफेस है, ध्यान देना, ये सरफेस है, यहां पे टॉर्च मारी तो लाइट क्या होगी? सीधे चली जाएगी, किसी सरफेस से टकराएगी ही नहीं ना। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 90 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? वो भी 90 डिग्री। तो ये दोनों केस ध्यान रखना, जब भी लाइट नॉर्मल पे गिरती है तो कितने एंगल पे गिरती है? 0 डिग्री पे। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों चीजें हैं भाई। नॉर्मल पे गिर रही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 डिग्री, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा केस, जब भी सरफेस पे ही गिर जाए, जब भी लाइट सरफेस पे ही गिरे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री। आई होप ये भी दोनों चीजें क्लियर होंगी। एंड सारी चीजों के नोट्स कंटिन्यूअसली बनाते रहना साथ में, तो ज्यादा इजियर होगा रिवीजन के टाइम पे। अब दूसरी चीज समझें कि इसे कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलो करते हैं। वीडियो पॉज करके आंसर अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना। बताना, ये एक सरफेस है, ये नॉर्मल है, इसका एंगल कितना होगा? बोलना कितना होगा? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अब बताना, ये एक लाइट है, यहां से आ रही है और यहां से वापस जा रही है। ये एंगल मैंने बोला 30 डिग्री। तो मुझे बताओ एंगल आई कितना होगा और एंगल आर कितना होगा?
वीडियो पॉज करो, बताना। हो गया? चलो लगाते हैं। एंगल आई और एंगल आर कितना होगा। अब मैंने पिछले टॉपिक्स में क्या बताया था कि एंगल हमेशा किसके साथ लेते हैं, नॉर्मल के साथ। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है कि नॉर्मल यार ये है कि ये है। अब नॉर्मल ये है ना, परपेंडिकुलरली हमने इसमें ड्रा किया तो नॉर्मल ये हो गया। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसका एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का एंगल। किसका एंगल है? सॉरी, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये किसका एंगल है? इंसिडेंट रे का। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। तो ये एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस। तो हमें ये बताना है। अब ये पूरा कितना है? 30 डिग्री। ये पूरा 90 डिग्री के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितने एंगल पे होता है? 90 डिग्री पे। तो ये पूरा कितना हो गया? 90। अब ध्यान दो, ये पूरा इसमें से गुचू पुचू एंगल कर दिया। भाई ध्यान दो, ये पूरा 90, इसमें से कुछ ये गुचू पुचू एंगल गायब कर दिया। ये एंगल गायब किया तो बचा कितना? ये। दैट मीन्स कि 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। बिकॉज ये पूरा कितना था? 90 डिग्री। उसमें से कुछ ये गुचू पुचू एंगल गायब कर दिया। ये गुचू पुचू एंगल गायब किया तो ये कितना था? 30। 90 पूरे में से इतना गया, पूरे में से इतना गया, पूरे में से इतना गया, तो कितना बचा? 60। कितना बचा? 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया? 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे लिए बताना कितना आसान हो गया। सोचो, हमने क्या निकाला? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ लोग तो ऐसे बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। ना बेटा ना, क्योंकि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है वो किसके साथ होता है? नॉर्मल के साथ। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता किसका है? इंसिडेंट रे का। किसका? इंसिडेंट रे का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 60 डिग्री। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। बिकॉज ऐसा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में परावर्तन। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई और एंगल आर इज इक्वल, हमेशा बराबर होंगे। तो ऐसा हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं नीचे कि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो इस आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आएगा। किया क्या इसमें? ये एंगल दिया हुआ था, हमें पूरा एंगल पता, नॉर्मल सरफेस साथ कितना एंगल बना था? 90 डिग्री। अब ये एंगल दिया है तो ये गुचे पुचे एंगल अगर इसमें से माइनस कर दें तो ये कितना रिमेनिंग बच जाएगा? 60 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री आ गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 60 डिग्री। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। अगर एक अगला क्वेश्चन करें, ये सरफेस दिए हैं, ये नॉर्मल है, और ये एंगल हमारे पास दिए हैं 37 डिग्री, और ये एंगल भी दिए 37 डिग्री। तो ये बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। वीडियो पॉज करो एंड लगाओ उसे। आई होप ये हो गया होगा। तो इस केस में हम लोग को चलो क्वेश्चन दिया, मान लिया मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मान लेते हैं एक बार। अब भैया ने बताया क्या था कि ये जो नॉर्मल होता है ये एंगल इसके बनाता है इसके साथ, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रे इसके नॉर्मल के साथ एंगल उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये दोनों चीज हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे हमेशा। तो एक निकालेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, एक निकालेंगे दूसरा निकल जाएगा। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ भी निकाल लें, दोनों में से बराबर है। तो अगर हम चलो इसे निकालते हैं तो देखें ये पूरा एंगल कितना था? 90, और इसमें से हमें ये एंगल दिया हो तो कितना? 37। अब ये तो काफी टफ लग रहा है सॉल्व करने में, क्यों? चलो देखते हैं। अब ये पूरा 90 हमें ये निकालना है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे में से अगर हम इसे माइनस कर दें, इस छोटू से एंगल को माइनस कर दें, इस छोटू से एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? निकल आएगा ना भाई। ये 37 प्लस एक्स मान लें तो बना कितना बना? 90। तो एक्स बराबर 90 माइनस 37, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3, और ये 8 में 3 गए 5। तो हमारे ये एंगल कितना आ गया? 50 डिग्री। बिकॉज ये रे और ये
इतना पूरा मिला क्या बना रही थी 90। 90 में से अगर ये माइनस कर दिए, छोटू सा एंगल माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 50 डिग्री। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया 53 डिग्री। अब मजे आ गए भाई, मजे आ गए कि नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना आ गया 53 डिग्री। तो एंगल ऑफ अगर इंसिडेंस 53 डिग्री आ गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 53 डिग्री, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस हमने कर ली अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता। अब आगे बढ़ें तो हमारे पास कुछ ये हो गया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब रिफ्लेक्शन के हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। अब आगे हम लोग मूव करें तो हमारे पास अब मिरर का केस आना चालू हो जाता है धीरे धीरे। भाई रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया, तो हम रिफ्लेक्शन हो रहा है तो किसी न किसी सरफेस से हो रहा होगा। अब वो सरफेसेस क्या हो गई, उन सरफेसेस को हमने मान लिया क्या मिरर। इसी से मिरर से ही हम लोग के क्वेश्चन बोर्ड में रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मिरर की केस की बात करें तो हमारे पास मिरर में एक इमेज बनती भाई, दर्पण, शीशा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो शीशे में हम लोग चेहरा देखते हैं ना, तो वो क्या हो गया इमेज हो गई हमारी, हम उसमें देखते हैं। और ऑब्जेक्ट होता है एक इमेज, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, वो इमेज किसकी बनेगी, किसी न किसी ऑब्जेक्ट की बनेगी। तो ऑब्जेक्ट मैं हो गया, और जो मेरी प्लेन मिरर या किसी भी मिरर में इमेज वो फोटो बन रही है उसे हम क्या बोलेंगे इमेज हो गया। तो इमेज हो गई और दूसरी चीज ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन दोनों चीजों से रिलेटेड हम लोग के पास कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एंड इससे रिलेटेड हमारा पूरा लगभग चैप्टर ही चलता है। तो अगर हम आगे बात करें प्लेन मिरर कैसे होते हैं, स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर वगैरह वगैरह, लेंस भी आगे हैं, तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अगर हम देखें हमारे पास पहला केस आता है प्लेन मिरर का। किसका, प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का केस आता है। तो प्लेन मिरर का केस करने से पहले हम कुछ 2-3 बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि इमेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसके साथ एसोसिएट होता है, बताता हूं अभी। ऑब्जेक्ट वो होता है जो किससे मिलकर बना होता है, रिफ्लेक्टेड रे से जो साथ में मीट करें। कैसे, देखो ऑब्जेक्ट वो होता है जो इंसिडेंट रे के साथ एसोसिएट होता है। किसके साथ, ऑब्जेक्ट वो होता है जो इंसिडेंट रे के साथ एसोसिएट होता है। मीनिंग, तो ऑब्जेक्ट वो होता है दैट एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट रे। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो इंसिडेंट रे के साथ एसोसिएटेड होता है। अब ये कैसे एसोसिएट होता है समझो। ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सरफेस है मान लो। अब बताया क्या था, किसी न किसी सरफेस से कोई ना कोई लाइट आएगी। अब जैसे ये मार्कर है, अगर इस पे लाइट नहीं पड़ रही तो ये हमें डार्क दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, क्लियर ना। अगर इस पे लाइट आके पड़ रही है तो इसकी कुछ ना कुछ लाइट इसमें भी आ रही है ना भाई। अगर इसमें लाइट नहीं पड़ रही तो ये ब्लैक है, पूरा रूम पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अगर लाइट नहीं इस रूम में पड़ रही, मैं भी पूरा ब्लैक हो जाऊंगा अगर ये लाइट मुझ पे ना पड़े। सेम चीज जब इसमें लाइट पड़ रही है तो इसकी खुद की ना कोई लाइट है भाई, उसमें आ रही लाइट तो कहीं ना कहीं इसमें खुद की भी एक लाइट है ना, क्योंकि अगर इसमें लाइट नहीं होगी तो हम इसे देख नहीं सकते। तो सेम केस में ये जो ऑब्जेक्ट है इससे कुछ लाइट आई, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया, जो इंसिडेंट रे के साथ एसोसिएट होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट वो होता है जो इंसिडेंट रेज के साथ मिलकर बने। जैसे सन है तो उसमें खुद की कुछ ना कुछ लाइट है, मैं हूं तो मेरे कुछ ना कुछ खुद की लाइट है। तो सेम केस में ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, ये इंसिडेंट रेज के साथ मिलकर किसके साथ बनता है, इंसिडेंट रे। किसके साथ, इंसिडेंट रे। जैसे हम लोग मिरर में अपनी फोटो देखते हैं तो हमारी ही लाइट उस पर जाती है ना। जैसे मेरे सामने एक मिरर लगा हुआ है तो मेरी ही लाइट उसमें कुछ ना कुछ जाएगी, तभी तो वो रिफ्लेक्शन दे रहा है भाई। रिफ्लेक्शन का मतलब जब लाइट टकरा के सेम मीडियम में वापस आ जाए। तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरी कुछ ना कुछ लाइट इस मिरर पे जाएगी, जब मिरर से लाइट वापस टकरा के मेरे पास आएगी तभी तो उस मिरर में इमेज बन रही है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो इंसिडेंट रे के साथ एसोसिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट इससे कुछ ना कुछ रेज जाएंगी।
भाई ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ ना कुछ लाइट भी होगी, वो लाइट कुछ ना कुछ कन्वे कर रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो इंसिडेंट रे के साथ एसोसिएट होता है, इंसिडेंट रे के साथ एसोसिएट होता है। दूसरी चीज, मिरर क्या होता है? ऑब्जेक्ट समझ लिया, अब सॉरी इमेज क्या होता है? व्हाट इज इमेज? तो इमेज दैट इज एसोसिएटेड विद द रिफ्लेक्टेड रेज। भाई मिरर है, जैसे हमने मिरर में अपनी फोटो देखी, तस्वीर देखी, तो हमारे से कोई ना कोई रेज गई तो उन्हें हम क्या बोल देंगे? इंसिडेंट रे। भाई किसी न किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट अगर किसी सरफेस से टकराती है तो हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो मेरे से लाइट कोई ना कोई गई इस मिरर पे, तो जो मेरे से लाइट गई उसे हमने क्या बोला? इंसिडेंट रेज। भाई मेरे से कोई ना कोई रेज गई, कोई ना कोई बीम गई, तो उसे हमने क्या बोल दिया? इंसिडेंट रे। अब मिरर पे जाती तो उसमें हम लोग की एक फोटो दिखती है ना, तो वो फोटो को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। ये इमेज होती है इमेज दैट इज एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड मतलब मिलकर। तो इमेज वो होती है जो मिलकर बनी होती है, किससे? दैट इज एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्टेड रे। अगर पूछा जाए कि इमेज क्या होती है, इमेज कैसे मिलकर बनती है, तो इमेज रिफ्लेक्टेड रे के साथ मिलकर बनती है। किसके साथ बनती है? रिफ्लेक्टेड रे के। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जो इंसिडेंट रे के साथ मिलकर बना होता है। ऑब्जेक्ट वो हुआ जो इंसिडेंट रेज से मिलकर बना होता है। ऑब्जेक्ट इमेज क्या हुई? जो रिफ्लेक्टेड रेज से मिलकर बनी होती है। ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रे के साथ, इमेज जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ। अब ऑब्जेक्ट इमेज भी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। हमारे पास दो प्रकार की इमेज होती हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली एमिट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज, इमेज दो प्रकार की होती है ना, पहली रियल, दूसरी वर्चुअल। पहली रियल, दूसरी वर्चुअल। पहली रियल, दूसरी वर्चुअल। तो रियल इमेज का मतलब रिफ्लेक्टेड रेज वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट एक्चुअली, जहां वास्तव में, एक वास्तविक दुनिया में जाके मिलती हैं रिफ्लेक्टेड रेज, उसे हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है वेयर रिफ्लेक्टेड रेज डजंट मीट actually but appear to meet, मतलब वर्चुअल इमेज वो होती है जहां पे जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक्चुअली में मीट नहीं होती, वो हमें मीट हुई प्रतीत होती है, वो हमें मीट हुई अपीयर होती है। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मीट कर रही है, लेकिन एक्चुअली मीट नहीं करती। अब रियल इमेज कैसे बनती है? अच्छा बताना, जो हम लोग के फोन में हमारी इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल या वर्चुअल? रियल या वर्चुअल? तो मतलब कहीं ना कहीं जो फोन में इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, क्योंकि और जो प्लेन मिरर में होती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल। अब हम वर्चुअल कैसे बोल सकते हैं वो चीज समझें। रियल इमेज, ध्यान देना, जहां भी हमें रियल इमेज बन रही होगी तो वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। रियल का एक पक्का दोस्त है, कौन सा दोस्त? इन्वर्टेड। रियल की जो गहरी दोस्ती वो किसके साथ है? इन्वर्टेड के साथ। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। रियल इमेज अगर जहां भी, ध्यान देना, इस चीज से तुम लोग कंफर्म कर सकते हो कि जहां भी रियल इमेज बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी? उल्टी बन रही होगी। कैसी बन रही होगी? उल्टी, यानी अपोजिट बन रही होगी, यानी इन्वर्टेड बन रही होगी। जैसे ये मार्कर है, अगर इसकी इमेज बन रही है तो कुछ ऐसी बन रही होगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब जब इसकी रियल इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी? कुछ इस प्रकार की। यानी जहां भी रियल इमेज बनेगी, क्या बनेगी? जहां भी रियल इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। रियल का दोस्त कौन? इन्वर्टेड। किसी न किसी कोई पक्का दोस्त होता है, तो जो रियल का ये पक्का दोस्त है वो कौन है? इन्वर्टेड। कौन है? इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल का पक्का दोस्त होता है, इसके पक्के दोस्त का नाम है इरेक्ट।
यानी सीधा, यानी अपराइट बोले। तो जो वर्चुअल का पक्का दोस्त है उसका क्या नाम है? इरेक्ट। क्या नाम है? इरेक्ट। रियल के पक्के दोस्त का नाम इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज। और जो वर्चुअल का पक्के दोस्त का नाम है वो कैसी है? इरेक्ट। क्या नाम है? इरेक्ट। रियल का दोस्त इन्वर्टेड, वर्चुअल का दोस्त इरेक्ट। रियल का दोस्त इन्वर्टेड, वर्चुअल का दोस्त इरेक्ट। रियल का दोस्त इन्वर्टेड, वर्चुअल का दोस्त इरेक्ट। यानी जहां इमेज रियल बन रही होगी वहां वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, यानी उल्टी बनेगी। और जहां इमेज वर्चुअल बन रही है वो कैसी बनेगी? इरेक्ट, यानी सीधी बनेगी। अब जैसे इमेज, ये इस चीज की इमेज वर्चुअल बनती, तो जैसे ये बॉय है तो इसकी इमेज कैसी बनती? कुछ ऐसी ही बनती। जब ये मान लो ये प्लेन मिरर है, सॉरी, तो इसकी इमेज जब भी देखो, हमारे पास दो प्रकार की इमेज होती है। इमेज, पहली बात समझे तो इमेज जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एसोसिएट होती है। हमारे पास दो प्रकार की इमेजेस हुई, पहली इमेज रियल इमेज, दूसरी इमेज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब जो जहां पे इंसिडेंट रे एक्चुअली में मीट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। रियल इमेज का मतलब जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट करती हैं। कैसी मीट करती हैं? एक्चुअली में, यानी वास्तविकता में मीट करती हैं। यहां पे कोई जादुई खेल नहीं है। रियल इमेज का मतलब जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट करती हैं। वर्चुअल इमेज का मतलब जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती, वो अपीयर टू मीट होती है। क्या होती है? अपीयर टू मीट। अब बताना, मैंने क्या बताया? वर्चुअल का पक्का दोस्त इरेक्ट, यानी सीधा। रियल का पक्का दोस्त इन्वर्टेड, यानी जहां रियल इमेज वहां इन्वर्टेड बनेगी, जहां वर्चुअल वहां कैसी बनेगी? इरेक्ट। कैसी बनेगी? इरेक्ट। अब बताना, सोचना कि प्लेन मिरर में तुम्हारी रियल इमेज बनती है वर्चुअल? बोलो, मन में बोलना या सोचना। रियल बनेगी या इन्वर्टेड? अरे बोलो ना, रियल या इन्वर्टेड? कुछ नहीं इनमें से, क्योंकि प्लेन मिरर केस है। प्लेन मिरर में कैसी बनती है हमारी इमेज? सीधी बनती है, हम लोग सीधे दिखते हैं। तो कैसी बनेगी? वर्चुअल। क्यों? लगा ना 100। वर्चुअल इमेज हमारी बनती है प्लेन मिरर में, ध्यान देना भाई। अच्छा, प्लेन मिरर है, तुम अपनी तस्वीर देखो, जाओ फटाक से देख के आओ। कैसी बनी? सीधी ना? सीधी बनी कि नहीं बनी? मतलब वो कैसी बनेगी? वर्चुअल। यानी वो कैसी, उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो कैसी मीट कर रही होंगी? अपीयर टू मीट, मतलब एक्चुअली में कहीं मीट नहीं करती कि जाके भाई आपस में सीधे सीधे मिट गई। वो एक इमेजनरी वर्ड में मीट करती है जाके। कैसी मीट करती? इमेजनरी। अब जैसे एक दीवार है, उसमें तुम अगर कोई इंसिडेंट रे फेंक के मारो तो वो एक्चुअली मीट नहीं करेंगी। जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक है ना, इसको मैंने दीवार पे फेंक के मारी, तो ये क्या होगी? ये जाके दीवार पे एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, ये दीवार के जाके पीछे मीट करेंगी, यानी अपीयर टू मीट होंगी, वास्तविकता में मीट नहीं कर रही। सेम केस प्लेन मिरर में देखें तो यहाँ पे जो रेज होती है वो एक्चुअली में मीट नहीं करती, वो जो है अपीयर टू मीट होती है, यानी उसके बाहर दीवार के पीछे जाके मीट करेंगी। तो अगर इस केस में, रियल इमेज के केस में समझे, इसमें क्या होता है? ये जैसे मिरर समझ लो या कोई सरफेस समझ लें। इसमें क्या होता है? जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे एक लाइट गई, अब ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे। और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। और इसी ये दूसरा, यहां से भी एक लाइट गई, ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे। और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों रे क्या होती हैं? आपस में मीट करती हैं। भाई सन है तो उससे कई सारी रेज आती हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से भी कई सारी रेज आएंगी। तो इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे गई और दूसरी रे गई ऐसे, तो ये यहाँ पे क्या होती है? एक्चुअली मीट करती हैं। जो रियल इमेज होती है ना, वो रिफ्लेक्टेड रे वहां पे क्या होती है? एक्चुअली मीट करती है। यानी इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे थी ये थी, और इसकी जो रिफ्लेक्टेड ये थी, तो ये क्या हुई? आपस में मीट हो गई। यहां से लाइट गई और यहाँ पे मीट कर गई, और यहां से लाइट आई यहाँ पे मीट कर गई। तो रियल इमेज जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती हैं। वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इससे रेज गई, ये आई आर और ये आर आर, दूसरी यहां से रेज गई, इससे एक रे गई। अब इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है और इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे वो कहीं एक्चुअली मीट नहीं करेंगे। वर्चुअल इमेज कैसे है? तो वर्चुअल इमेज मतलब जहां पे रिफ्लेक्टेड एक्चुअली मीट नहीं करती है, कहती है अपीयर टू मीट होती हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे के केस में, अब जैसे ये रिफ्लेक्टेड इसकी रे है, ये इसकी रिफ्लेक्टेड है,
तो इसको बढ़ाते जाएं, पूरे बोर्ड को पार कर जाएंगे, लेकिन भाई साहब ये कहीं मीट नहीं करने वाली। ये क्या होंगी, पीछे जा कहीं ना कहीं मीट करेंगी। अब इनको इसमें पीछे हम लोग बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं यहां जाके पीछे ये मीट कर जाएंगी। अगर इसको हम ऐसे बनाएं तो यहां जाके कहीं ना कहीं ये क्या हो रही है, मीट हो रही है। यानी प्लेन मिरर के केस में देखें तो हम लोग की फोटो कैसी बनती, सीधी बनती ना। तो सीधी बनती मतलब ये हम लोगों ने कल्पना कर लिया, सोच लिया कि कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्योंकि वर्चुअल केस में क्या होता है, इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा। कैसी बनती है, इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधी। तो उस केस में जो रेज होती है वो एक्चुअली मीट नहीं करती, वो अपीयर टू मीट होती है। कैसी होती है, अपीयर टू मीट। मतलब वहां पे जो रेज होती है वो एक्चुअली मीट नहीं करती, वो कैसी होती है, अपीयर टू मीट होती है। यानी वो इमेजिनरी वर्ड में मीट होती है और रियल इमेज के केस में एक्चुअली मीट होती है। तो आज तक का टॉपिक यही एंड करते हैं। आई होप सभी लोग को सारी चीज क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अपना, कौन सा, प्लेन मिरर का और स्फेरिकल मिरर समझेंगे। तो ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना फिर से। चलते हैं, आज के क्लास को एंड करते हैं। टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।